नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। गुरुवार को नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में पार्टी ने मंथन किया और रणनीति पर विचार किया। बीजेपी ने सत्ता, संगठन, जनप्रतिनिधि तीनों को मिलाकर मिशन शुरू किया है। बीजेपी सत्ता, संगठन और जनप्रतिनिधियों में तालमेल बनाएगी ताकि निगम में चुनाव में मिलकर काम हो और पार्टी को जीत मिल सके। इधर बैठक तो कांग्रेस ने भी बुलाई, लेकिन वह जूतम पेजार की नौबत आ गई। बीजेपी के इस मिशन की चर्चा सियासी गलियारों में शुरू हो गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए मिशन मोड में नजर आ रही है, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ने बैठक भी बुलाई और चुनाव की तैयारियों को लेकर प्लान भी बनाया गया कि कैसे नगरीय निकाय चुनाव में 50% से भी ज्यादा वोट बटोरे जाएं। इस मिशन के जरिए संगठन में समन्वय बनाने की कोशिश होगी, तो वहीं जनप्रतिनिधि बिखरे हुए वोटरों को संभालेंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम संगठन द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जनप्रतिनिधि हर मोर्चे पर मजबूती से खड़े रहेंगे। बैठक की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है और बेहतर प्रबंधन के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता निकाय चुनाव जीतने की तैयारी में जुट गए हैं। इन मुद्दों पर हम इस चुनाव के अंदर जो संगठनात्मक ढांचे के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन सारे मुद्दों की तैयारी आज हमारी चुनाव संचालन समिति की बैठक का फर्स्ट फेज अभी खत्म हुआ है। संगठनात्मक दृष्टि से हम क्या क्या करेंगे, जो ओवरऑल कैलेंडर है उसकी तैयारी हमारी चुनाव संचालन समिति इस काम में लगी है नगर निकाय की, और बड़े बेहतर प्रबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस काम में लगे हैं। एक एक नीचे तक नगर निकाय के, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तक और आगामी समय में आने वाले पंचायत के चुनावों तक बूथ बूथ पर कार्यकर्ता सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। मेरा दौरा भी 22 तारीख से नगर निकाय के जो क्षेत्र हैं उनमें प्रारंभ हो रहा है। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो खुद निकाय चुनाव को लेकर दौरे करने जा रहे हैं। अब बात कांग्रेस में मचे सियासी घमासान पर। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने 20 फरवरी को भोपाल बंद की रणनीति को लेकर बैठक बुलाई थी। बैठक में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद थे। वहीं बंद कराने को लेकर पदाधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र बांटे जा रहे थे। इसी बीच क्षेत्र बांटने को लेकर विवाद हो गया। कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में दूसरे को बंद की जिम्मेदारी देने को लेकर आपत्ति जताने लगे। कुछ ही देर में हाथापाई शुरू हो गयी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के बेटे अनिल मिश्रा और उनके समर्थक 2 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगे। इसमें एक कार्यकर्ता पूर्व महापौर विभा पटेल का समर्थक बताया जा रहा है। फिलहाल मामले में कांग्रेस पदाधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की बैठक पर जरूर निशाना साधा है। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी, बिखराव, टकराव सब कुछ सतह पे दिखने लगा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार चयन के लिए ना गाइडलाइन बना पा रही है, ना अभी तक किसी तरह की प्रक्रिया प्रारंभ कर पा रही है। सिंधिया जी के समर्थक चाहते हैं कि आधे स्थानों पर उनको उम्मीदवारी दी जाए। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जी, कैलाश विजयवर्गीय जी का गुट, प्रभात झा का गुट, और ऐसे में वीडी शर्मा जी खुद अपने लोगों को एडजस्ट करवाना चाहते हैं। इस गुटबाजी की वजह से भारतीय जनता पार्टी में आम राय नहीं बन पा रही है और कुछ दिनों में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जूतम पेजार सड़कों पर दिखाई देगी और प्रदेश की जनता देखेगी। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। फिलहाल इन सभी निगमों में बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में इस बार भी बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन दोहराना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी लगातार निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में समन्वय बनाए रखना चाहती है। इससे साफ है कि भले ही कांग्रेस एकता का राग गाकर नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को हराने का सपना देख रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। चुनौती बीजेपी के लिए भी कम नहीं है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
दरअसल बीजेपी हर चुनाव से पहले एक नई रणनीति तैयार करती है। 2018 के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के नमो शिवाय अभियान चला था, जिसमें नमो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवाय यानी शिवराज सिंह चौहान के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने काम किया था। इसी तरह 28 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने शिव ज्योति एक्सप्रेस के नाम से कैंपेन चलाया, जिसको पार्टी का अच्छा फायदा हुआ और बीजेपी ने 28 में से 19 सीटें जीती भी। अब पार्टी की नज़र 16 नगर निगम और 354 नगरीय निकाय चुनाव जीतने पर है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले प्रकाश जी, बड़ी चुनौती बीडी शर्मा के सामने भी, क्योंकि 1 साल भी हो गया, नई टीम भी मिल गई, उपचुनाव में बीजेपी जीत भी गई और जो एक सरकार को लेकर शंकाएं थी कि उसकी स्थिरता को लेकर वो सरकार भी स्थिर है। अब बीजेपी तो एक नए मिशन मोड में चली गई है और तैयारियां शुरू कर दी। 22 तारीख से खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा निकलेंगे दौरे पर, उस समय जब 22 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होगा और पूरी कांग्रेस वहाँ व्यस्त रहेगी। और इस बीच जो तैयारियां बीजेपी की आप देख रहे हो, कांग्रेस को उसके मुकाबले कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के मामले में बहुत सिद्धस्त है मनोज। और बीडी शर्मा 22 तारीख से दौरे पे निकल रहे हैं और शिवराज सिंह पहले ही नगर निगमों में जा रहे हैं। और इसके अलावा नगर निगमों में जाने के बाद वहाँ की जो शहरी सरकार है उसको लेकर अलग अलग रोड मैप तय कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद उनका एक नया कार्यक्रम और है कि हर ज़िले में वो 1 दिन देंगे। बिल्कुल, उस 1 दिन में वहाँ पे नगर पालिका, नगर परिषद सभी चीज़ें शामिल होगी। तो बहुत ही प्लानिंग के साथ इतनी ही मेहनत की तैयारी वीडी शर्मा ने कर दी। तो जो हमने पिछले उपचुनाव में देखा था कि शिवराज सिंह चौहान भी पूरी ताकत से जुटे हुए थे और वीडी शर्मा भी पूरी ताकत से जुटे हुए थे, और वही आसार अब नगरीय निकाय के चुनाव में भी सामने देखने को मिलेगा, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दोनों जी जान लगा के चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का हल क्या है। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पे काफ़ी लंबे समय से अधिकांश नगर निगमों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बिल्कुल, कुछ एक को छोड़ दो जहाँ बीच में कांग्रेस को मौका मिला, लेकिन इंदौर नगर निगम की बात करें तो मेरे ख्याल से 90 के बाद से आज तक कांग्रेस वहाँ पर कभी चुनाव नहीं बन पाया, है ना। तो आप इस बात पे गौर करें कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई असंतोष हो सकता है, कोई एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। हालांकि इंदौर का विकास हमने बहुत देखा है और काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सत्ता में लगातार हो तो उस एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस कैसे उठा सकती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस का, जो हमने देखा कि 2018 में भी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। 114 सीटें आई, जैसे तैसे उन्होंने सरकार बनाई, बाद में वो सरकार गिर गई, एक अलग कहानी है। लेकिन 15 साल की सरकार के बाद यदि आप 114 ही सीटें ला सके तो ये आपकी असफलता है। बीजेपी ने तो 109 सीटें लाके अपने आप को बहुत हद तक उस एंटी इनकम्बेंसी से बचा लिया और वोट शेयर भी ज़्यादा रहा कांग्रेस से, और वोट शेयर भी उसका कांग्रेस से ज़्यादा रहा। तो इन दोनों बातों को आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जिस तरह से आज हमने देखा कि वहाँ पे कांग्रेस में दावेदारों की कमी नहीं, खूब दावेदार चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे एक अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे तब लड़ेंगे, अभी आपस में लड़ेंगे। हाँ, अभी आपस में लड़ेंगे। तो ये पहली घटनाक्रम नहीं, इसके पहले मंदसौर के अंदर कार्यकर्ताओं में जूते चप्पल चले। एक कार्यकर्ता जो प्रदेश युवक कांग्रेस के महामंत्री थे सोमिल नाटा, उनको उन्होंने निलंबित किया। और मजे की बात है, निलंबित भी है और यूथ कांग्रेस की टीम में पदाधिकारी भी है। आज फिर भोपाल में भी ऐसा ही हुआ, इंदौर के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी है। तो इस तरह के विवाद अगर हर जगह होंगे तो कांग्रेस के लिए टिकट बांटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि विकेंद्रित व्यवस्था के तहत टिकट बांटती है और उसकी जो जिला स्तर के ऊपर, जो संभाग स्तर के ऊपर जो समितियां होती है, वो बड़ी आसानी से कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करते हुए टिकट बांट देती। बिल्कुल ब्रजेश जी, कांग्रेस की शक्ति कम हो रही है और स्मरण शक्ति भी लगता है कम हो गई है, क्योंकि जो कुछ कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा वो बेशक कमोबेश जिस बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर वो बात कर रहे थे अनादि टीवी से, उस बिल्डिंग के अंदर का घटनाक्रम शायद उन्होंने बीजेपी की जुबानी सुनाया, लेकिन हुआ जो कांग्रेस में हुआ। और इसका जिक्र इसलिए है कि विभा पटेल को माना जा रहा है कि वो कांग्रेस की ओर से महापौर पद की सबसे तगड़ी दावेदार है, क्योंकि ओबीसी भी है, महिला सीट भी, और एक बार वो भोपाल से महापौर रह गई हैं और एक बार वो चुनाव भी लड़ चुकी है विधानसभा का, हालांकि हार मिली। ऐसे में जो कुछ घटनाक्रम आप कांग्रेस का देख रहे हो कि आप एक मजबूती की बात कर रहे हो, आप 20 तारीख के बंद की बात कर रहे हो, और ये घटना कब होती है जब एक कार्यक्रम आयोजन होता है
सिलेंडर लेकर उसके पहले उसी पीसीसी के बाहर पीसी शर्मा का आयोजन कर लेते हैं। अब 20 तारीख को कांग्रेस का आयोजन कर रही है। तो ये जो गुटबाजी की बात कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता, तो शायद वो नाम को कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो इसको किस नज़रिए से देखें? क्योंकि जो कार्यकर्ता वो पिटा, उसके बारे में खबरें ये आ रही कि उसने एक सवाल पूछ लिया था कि अगर जिस दिन आधे दिन का बंद है उस दिन कैलाश मिश्रा की जो शराब दुकान है क्या वो भी बंद रहेंगी? देखिए मनोज जी, एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो कांग्रेस प्रवक्ता को जिस तरह से हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ प्रभात झा का गोट है, सिंधिया का गोट है, बीडी शर्मा का गोट है, इनका गोट है, उनका गोट है। तो जो गुटबाजी हम देखते हैं दरअसल वो कांग्रेस में है, तो उनको वो कांग्रेस की गुटबाजी अब यहाँ दिखाई दे रही, जबकि यहाँ पे बाकायदा प्रक्रिया के तहत और बैठकों के साथ वो चुनाव की रणनीति बन रही है। कांग्रेस में ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस में आप कम से कम प्रभात जी को तो खुश कर ही दिया हो उन्होंने। बिल्कुल, आप देखिए जहाँ गुटबाजी नहीं है लेकिन उनकी पार्टी में गुटबाजी है, तो उनको लगता है कि ऐसी गुटबाजी वहाँ भी हो गई। जबकि हम देख रहे हैं कि जब से सिंधिया जी आए हैं ऐसे गुटबाजी का कोई वो दिख नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे उनकी जो समर्थक मंत्री हैं आज की तारीख में जो आए हैं, उनकी भी भाषा शैली जो कांग्रेस में थी पहले, वो बदली हुई नज़र आती है हमको। तो जो वो रस बस रहे हैं भाजपा में, भाजपा की रीति नीति को समझ रहे हैं, तो हमें वो दिख नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस को दिख रहा है, क्योंकि उनको दिखना भी चाहिए। नहीं हो रहा है वो भी दिखाना चाहिए, क्योंकि वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कोई गुटबाजी हो जाए, जो गुटबाजी हमारे यहाँ है। तो अपने यहाँ तो ठीक कर नहीं पा रहे हैं वो। रही बात आज जो कांग्रेस में हुआ है, तो आपको एक बड़वानी का किस्सा भी सुना दे। तो मैं कार्यकारी जिला अध्यक्ष से नाराज होकर एक सरपंच से लेके IT सेल का लेके जो बाला बच्चन का क्षेत्र है, वहाँ के लोग भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कार्यकारी अध्यक्ष भी है बाला बच्चन फिलहाल कांग्रेस के। और आप देखिए कि ये हाल कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के जिले में हो रहा है, उसके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, और भोपाल में भी आप देख रहे हैं कि दावेदारों में किस तरह से गुटबाजी है कि जो दावेदार है, एक महापौर की दावेदार है, उसके समर्थक के साथ मारपीट हुई है। वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष का बेटा कर रहा है, और जिलाध्यक्ष का बेटा कर रहा है। जो जिलाध्यक्ष ये बैठक कर रहे हैं कि हम 20 तारीख को भोपाल में बंद को सफल बनाना है, उसमें उन्होंने क्या किया, अलग अलग जिम्मेदारी दे दी। जो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र की जगह उसको दूसरे क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी। ऐसी जिम्मेदारी जब एक दूसरे समर्थक को मिला कि कैलाश मिश्रा के क्षेत्र में जहाँ उनके बेटे की शराब की दुकान है, वहाँ जिसको जिम्मेदारी मिली बंद करने की, तो उसने स्वाभाविक पूछ लिया कि बंद कराना है आधे दिन का, तो मिश्रा जी की दुकान भी बंद कराना पड़ेगी क्या? तो इस बात पे झगड़ा हो गया। जबकि आप यदि आंदोलन को सफल बनाना चाहते हो तो प्राथमिक रूप से आप कहते थे नहीं, सबसे पहले तो मेरी दुकान बंद होगी, वो खुलेगी नहीं, आधे दिन बाद ही खुलेगी, और बाकी सब की आपको बंद कराना है। शायद उसको भी उन्होंने आवश्यक सेवा में शामिल कर लिया होगा। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि वहाँ गुटबाजी किस कदर है कि मौका मिला, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इनकी दुकान बंद करवाना हमको, तो उस पर जूतम पैजर हो गई। ऐसी जूतम पैजर आपको मनोज जी पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, आपने सही कहा कि उनकी पीठ थी उधर, वो देख नहीं पाए, और अब मध्य प्रदेश में उनके ऐसे बहुत सारे किस्से देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। जी प्रकाश जी, एक और चीज़ है, आज BD शर्मा ने कहा कि इस बैठक में क्राइटेरिया को लेके कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये भी कहा क्राइटेरिया एकमात्र ये कि जीतने वाला उम्मीदवार जो भी होगा उसको टिकट मिलेगा। और एक और मामला में जहाँ फंसा हुआ है वो ये है कि क्या पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक सांसदों को महापौर का टिकट चुनाव में लड़ाया जाए, खासतौर से विधायकों को। तो आपको लग रहा है कि ये गलती बीजेपी क्यों दोहराना चाह रही है? क्योंकि अगर आपके पास जिस स्थिति में बहुमत हो गया है, बहुत सारे लोग आपके पास नाराज हैं, तो कम से कम 16 बड़े नेताओं को आप महापौर के रूप में एडजस्ट कर सकते हैं, चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। देखिए, राजनीतिक दल के लिए चुनाव जीतना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए एक बहुत सामान्य सा जो बयान दिया जाता है वो यही होता है कि जीतने वाले को टिकट देंगे। अब वो जीतने वाला कौन है ये एक डिफरेंट बात है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर डिसाइड कर लिया है अंदर खाने, तो सार्वजनिक तौर पे नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है इस बार वो विधायकों को शायद ही चुनाव लड़ाएं। हाँ, एक बार पहले VD शर्मा ये बोल भी चुके हैं, लेकिन कई जगह आपके पास मजबूरी होगी कि जीतने लायक अगर कोई चेहरा नहीं, मान लीजिए भोपाल में कृष्णा गौर विधायक है, लेकिन अगर आप उम्मीदवारों पे जितने दावेदार सामने आ रहे हैं उनमें यदि गौर करें तो कृष्णा गौर सबसे मजबूत उम्मीदवार है। एक बार रह भी चुकी है विधायक भी, एक बार रह चुकी है, अभी विधायक है, एक अच्छी सफल नेता हैं, और मुझे लगता है कि उनका जो चेहरा है, उनका जो राजनीति का आकर्षण है वो लोगों को अपील करता है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी को नया चेहरा ऐसा नहीं ढूंढ पाती तो उसे एक उम्मीदवार तो खड़ा करना है और सीट भी जीतनी है, तो निश्चित तौर पे फिर वहाँ पे क्राइटेरिया आपका दाव पे लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं होता है। सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि चुनाव जीतने वाला कौन है। तो वो अगर पहले तो वो डिसाइड करेंगे निश्चित तौर पे कि किसी और व्यक्ति को, किसी और को टिकट दें, और अगर नहीं संभव हुआ तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल।
लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसके पास एक मजबूत संगठन है, कई सारे हमने देखे कि नए चेहरे, जब कृष्णा गौर को भी पहली बार लड़ाया गया था तो उनके पीछे ये था कि वो बाबूलाल गौर की बहू हैं, इसके अलावा कोई बैकग्राउंड नहीं था। राजू मालवी को हमने देखा भोपाल से बीजेपी ने चुनाव लड़वाया था, या विभा पटेल भी गृहिणी थी और एकदम से चुनाव मैदान में लाया गया। तो एक संगठन का, एक आपको नहीं लगता बीजेपी का जो संगठन है वो अपने किसी भी कार्यकर्ता को अगर खड़ा करके चुनाव जितवा सकता, तो ये भाव लगता है क्या कि इसको लेके कुछ शंका कुशंका है बीजेपी में? देखिए, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन की ताकत और उसकी क्षमता दोनों का बहुत अच्छे से एहसास है, लेकिन जिस तरह से वीडी शर्मा ने कहा कि केवल क्राइटेरिया जीतने वाला होगा, बिल्कुल, तो अगर चूंकि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी में किसी तरह का कोई असंतोष नहीं हो, चर्चाओं को जन्म ना मिले, तो एक सीधा सा जो बयान होता है वो यही होता है। बाकी क्या होगा वो निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी कि किस तरह से उन्हें टिकट बांटे हैं, तब हमें पता चला कि उन्होंने क्या किया। जैसे गुजरात के अंदर उन्होंने बहुत सख्ती के साथ में सारे टिकट बदले, दिल्ली के अंदर उन्होंने सारे पार्षदों को बदल दिया। उनके किसी अभी भी परिवार ये वाले को चर्चा हो टिकट रही नहीं है दिए। कि 2-2, 4-4 बार जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं उनको टिकट ना दिया जाए। लेकिन अगर कोई दावेदार ऐसा नहीं होगा जो जीत सकता है, तो आपको 3 बार वाले को 4थे बार लड़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसकी सीनियरिटी भी है। आपको नगर पालिका के अंदर महापौर के बाद उपाध्यक्ष का पद भी देना है, तो किसी न किसी सीनियर को तो ढूंढना ही पड़ेगा। जी ब्रजेश जी, कांग्रेस में भी लगभग यही बात की गई थी, एक फार्मूला बना दिया उन्होंने, कमेटी बना दी है कि जिला स्तर पर कि जो जिला अध्यक्ष है, जो हारे हुए उम्मीदवार है विधानसभा और लोकसभा के, वो हैं, बाकी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, कि वो लोग तय करेंगे कि महापौर का प्रत्याशी कौन होगा। भोपाल में भी कैलाश मिश्रा उसके अध्यक्ष हैं, और एक जो उनकी प्रत्याशी का जो हमने घटनाक्रम देखा वो तो देखा। इंदौर की अगर हम बात करें, उस कमेटी की अभी तक बैठक नहीं हुई है, लेकिन संजय शुक्ला को उन्होंने घोषित तौर से प्रत्याशी घोषित कर दिया कि वो विधायक है, और इसके लिए एकमात्र उपाय ये कहा गया है कि वो सक्षम है कि वो पैसा खर्च कर सकते हैं, भले पार्टी का वहाँ संगठन बचा ना हो। लेकिन ये सारी दिक्कत, ये तो वो शेयर होगा कि सबको ये पता है कि अगर भोपाल में महापौर का कोई प्रत्याशी का चयन होगा तो दिग्विजय सिंह की राय अहम होगी, इंदौर में उनकी राय अहम होगी, ग्वालियर में पहले सिंधिया होते थे, अब वहाँ क्या कमलनाथ की बात रखी जाएगी या दिग्विजय सिंह की राय अहम होगी, या ऐसे और कई सारे। तो ये जो 2 नेताओं के झगड़े भी देखने को मिलेंगे, खासतौर से महापौर के प्रत्याशियों के चयन के रूप में कांग्रेस में। देखिए मनोज जी, हम जब कांग्रेस की चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो वहाँ कोई चयन प्रक्रिया नहीं है जिस तरह की हम भाजपा से तुलना करें कि बाकायदा मंडल अध्यक्ष से आएंगे नाम, फिर जिले में आएंगे, फिर संभागीय कमेटी में आएंगे, फिर चुनाव प्रबंधन कमेटी में आएंगे, तब उनमें से तय होगा। भाजपा में ये होता है, लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में बात जरूर की जाती है, लेकिन तय नेता करते हैं, ऊपर क्षेत्रीय छत्रप करते हैं। जैसे कि अब आपने कहा कि भोपाल में कौन तय करेगा, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी का भोपाल में कोई वो आधार नहीं है। यदि छिंदवाड़ा का मामला होगा तो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी जिसको कहेंगे उसको टिकट मिलेगा, जो उनके प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। बाकी दिग्विजय सिंह तय करेंगे भोपाल में, वो यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ भी चुके हैं और पहले भी उनने तय किया है। और जिस तरह से बातें हो रही हैं, चाहे अब सुरेश पचौरी जी का भी एक गुट है भोपाल में जो सक्रिय है, जैसे कि कैलाश मिश्रा की हम बात करें तो वो पचौरी खेमे से आते हैं, तो ये मसूद है, आरिफ मसूद है। तो ये गुटबाजी जरूर हमको यहाँ जब चुनाव के टिकट के दौरान जब देखने को मिलेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ भी उनके पास भी कोई उम्मीदवार नहीं। यदि बात करें कि पचौरी जी किसी का नाम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा कोई नाम अभी तक सामने नहीं आया, या उस राजनीति में, जिले की राजनीति में ऐसी कोई महिला सक्रिय नहीं है जिसका नाम आगे बढ़ा सकें। तो जिस तरह से भटनागर जी कह रहे थे कि भाजपा में यदि जीतने वाली बात करेंगे तो कृष्णा गौर का चेहरा ऐसा है, तो यदि कांग्रेस में हम जाके बात करें तो कांग्रेस में भी उसी तरह से, जिस तरह से भाजपा में कृष्णा गौर का नाम दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, उसी तरह हमें कांग्रेस में एक विभा पटेल का चेहरा दिख रहा है और नाम सामने आ रहा है। तो निश्चित तौर पर वहां पे मुझे नहीं लगता कि गुटबाजी। कई बड़े शहर भी है ना, छिंदवाड़ा की बात करें तो ठीक है कमलनाथ तय करेंगे, लेकिन अगर जबलपुर की बात, अब जबलपुर ग्वालियर की हम बात करें मनोज जी, तो निश्चित तौर पर जबलपुर ग्वालियर में भी कमलनाथ जी का कोई नेटवर्क नहीं है। यदि वो मुख्यमंत्री 15 माह में, हाँ जबलपुर में है सॉरी, लेकिन यदि ग्वालियर चंबल में हम बात करें तो निश्चित तौर पर उनका कोई नेटवर्क नहीं है। वहाँ पे अभी सिंधिया जी के जाने से एक वैकेंसी बनी, लेकिन दिग्विजय सिंह का पूरे प्रदेश में नेटवर्क है, तो वो जरूर सहमति से। और अभी हमें जो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के इन दोनों नेताओं में ऐसी कोई गुटबाजी अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि दोनों पर ही ठीकरा फूट रहा है सरकार जाने का। तो वो निश्चित तौर पर ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम, नगर पालिकाएं उनके कब्जे में आए, तो तालमेल अभी दिख रहा है, क्योंकि वैसी गुटबाजी नहीं दिख रही है।
क्योंकि दिग्विजय सिंह भी जानते हैं कि अब कमलनाथ की आखिरी पारी है, तो मुझे लगता है कि वो ऐसी कोई प्रोपेगेंडा या ऐसा कुछ कोशिश नहीं करेंगे जिससे गुटबाजी का मैसेज जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे तो श्रेय दोनों को ही जाएगा। जबलपुर में जरूर, जबलपुर जैसे भटनागर जी का जबलपुर में नेटवर्क है, जबलपुर और छिंदवाड़ा में, तो वहाँ पे दिग्विजय सिंह कोई अड़ंगा नहीं लगाएंगे और जो कमलनाथ तय करेंगे उनके टिकट फाइनल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे यदि टिकट की कोई चयन प्रक्रिया होगी, वहाँ ये ऊपर से ये दोनों नेता बैठकर कई जगह पे, कुछ जगह पे पचौरी जी की राय लेकर भी, खास करके और भोपाल होशंगाबाद तो रायसेन में, भोपाल में, इनमें पचौरी जी की राय लेकर वो उम्मीदवार तय कर देंगे। यहाँ पे कोई नीचे से जो नाम आएगा उसका ही फाइनल होगा, ये नहीं, ये यहाँ पे तय करेंगे ये बड़े नेता कि किसको उम्मीदवार बनाना है। प्रकाश जी, एक और चीज़ है, राष्ट्रीय राजनीति से हालांकि जुड़ा सवाल है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर हम बात करें कि जब अहमद पटेल या मोतीलाल वोरा का निधन हुआ तब खबरें आई कि शायद कमलनाथ के लिए एक स्पेस मिल गया दिल्ली में, वो दिल्ली में सेटल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ उनको हरी झंडी मिली नहीं, तो मजबूरी में उनको कहना पड़ा कि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में करूँगा या छोड़ूंगा नहीं। फिर खबरें आई कि जब गुलाम नबी आज़ाद हुए, आज़ाद हो गए, तो फिर ये आया कि दिग्विजय सिंह को शायद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा, लेकिन उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़से आ गए। तो अब दोनों के लिए दिल्ली में वैकेंसी नहीं है, दोनों उम्र के जिस पड़ाव पर है उनके पास आखिरी पारी है। तो आपको नहीं लगता इस आखिरी पारी में, क्योंकि उनको अपने बेटों का सियासी भविष्य भी देखना है, वो खुद की आखिरी पारी मजबूती से देखना है, तो एक दूसरे को रन आउट करने का प्रयास तो करेंगे वो? देखिए, बड़ी राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज़ है मनोज। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में मौका मिलता। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह आरएसएस और जो भी हिंदूवादी ताकतें हैं या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने आक्रामक हैं, उतने आपने कभी मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं देखा होगा, क्योंकि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। बिल्कुल। और चूंकि उनका जो हिंदी में जो दिग्विजय सिंह जो भाषण देते हैं वो भी काफ़ी प्रभावी होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता था कि दिग्विजय सिंह को निश्चित तौर पे सर्वाधिक योग्य अगर गुलाम नबी आज़ाद गए हैं तो दिग्विजय सिंह होंगे, लेकिन ये कांग्रेस की राजनीति है। इस राजनीति में दिग्विजय सिंह पे आप याद करेंगे तो अर्जुन सिंह जी के ऊपर भी कभी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा नहीं किया। और दिग्विजय सिंह के साथ भी यही बात हो रही है लगभग, चूँकि दिग्विजय सिंह अर्जुन सिंह के ही चेले हैं और राजनीति को बहुत बेहतर तरीके की समझ जितनी अर्जुन सिंह जी को थी, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह भी उससे कम नहीं है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह से शायद जो है पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको कहीं ना कहीं भय लगता हो। रही बात कमलनाथ की, तो कमलनाथ तो उस परिवार के बहुत नज़दीकी रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली में कमलनाथ के पास करने के लिए क्या है? दिल्ली में अभी कोई संभावना नहीं है कि कांग्रेस निकट भविष्य में सरकार में आ रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो मध्य प्रदेश के अंदर एक बार कोशिश कर सकते हैं और वो प्रयास भी कर रहे हैं कि कांग्रेस को खड़ा करके मजबूत करें। और जो हम देख रहे हैं जिस तरह से वो प्रभारी बना के भेज रहे हैं नगर निगम चुनाव में, लेकिन चूंकि कांग्रेस की कार्यप्रणाली बहुत अलग है, ये कमलनाथ जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो प्रयास कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह उनके साथ में मिलकर प्रयास करते, तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये जोड़ी एक दूसरे से राजनीति करती, क्योंकि विधानसभा के जो चुनाव हुए थे बिल्कुल उसमें जिस तरह से टिकटों का बांटे गए थे उसमें दिग्विजय सिंह को साइड लाइन रखा गया था। और चूंकि कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे, तो कई सारे तो भारतीय जनता पार्टी से इधर उधर से लाके उन्होंने उम्मीदवार बनाए। कुछ सिंधिया खेमे के जो समर्थक कांग्रेस में रह गए थे उनको टिकट दिए थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी अब देखने को मिलेगा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच क्या होता है, क्योंकि हमने देखा जोर का झटका बड़ा धीरे से देते कमलनाथ, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है जब उन्होंने दिग्विजय सिंह का अनाउंस कर दिया था कि वो तो भोपाल से लड़ेंगे, जबकि उनकी कक्षा कहीं और से थी। और दूसरी बात है कि आप भोपाल में दिग्विजय सिंह नया एक वो है, खास करके भोपाल में अब तक सुरेश पचौरी की चलती रही। बिल्कुल। कांग्रेस में भोपाल में, होशंगाबाद में, रायसेन में दिग्विजय सिंह जी के लिए राजगढ़ का इलाका सुरक्षित रहा है, गुना है। लेकिन अब इस बार चूंकि दिग्विजय सिंह यहाँ से एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और निश्चित तौर पे आगे भी उनकी इच्छा होगी कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि पहले भी वो राज्यसभा में रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़े थे, आगे भी लड़ सकते हैं, तो वो अपनी ज़मीन तैयार करेंगे ही करेंगे। तो ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलेगा हमें पचौरी जी और दिग्विजय सिंह के बीच। बिल्कुल। और उसमें कमलनाथ क्या रवैया अपनाते हैं ये बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चूँकि अब समय और इजाज़त नहीं देता तो इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो निकाय चुनाव की रणनीति में बीजेपी तो लगातार आगे चलती नजर आ ही रही थी और आज भी एक नए मुकाम पे उन्होंने क्राइटेरिया की बात कही है। घोषणा पत्र पे लगभग मंथन हो गया कि हर जिले का, हर नगर नियम के हिसाब से घोषणा पत्र बीजेपी का आएगा। लेकिन कांग्रेस की जो तैयारियां कि कांग्रेस ने कमेटियां बना दी, लेकिन उसमें जो तालमेल का अभाव है वो साफ दिख रहा है। भोपाल की एक घटना है वो प्रतीक है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कितने गहरे तक धसी हुई है। हालांकि ये पहला मौका नहीं कि कांग्रेस में इस प्रकार की सीन देखने को मिले। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में तो ये स्थिति बनी थी कि फ्री फॉर ऑल, यानी कि सबको अपने निर्दलीय चुनाव लड़े थे कांग्रेस के तमाम सारे नेता पार्षद का, और जो जीत गया था वो सब कहा गया था कि कांग्रेस के हैं। तो शायद ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए कमलनाथ को अतिरिक्त मेहनत करना होगी और उनको कई सारे नेताओं को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि वो जो अभी तक कांग्रेस की राजनीति रही है उसने बहुत ज़्यादा सफलता दिलाई नहीं है। 2018 की सफलता भी इस बात का उदाहरण है कि जब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और सिंधिया साथ आए थे तब कांग्रेस को ये सफलता मिली थी। और बीजेपी की बात है तो वहाँ एक जो है सामूहिक नेतृत्व की बात बीजेपी करती है, इसलिए छोटी बड़ी सारे निर्णय एक सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं। यही कारण है कि उनमें गुटबाजी कम देखने को मिलती है। तो इस गुटबाजी से कांग्रेस कैसे पार पाएगी और फिर बीजेपी से कैसे पार पाएगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।